अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया राना। नाज़रीन, डॉक्टर हसनैन जावेद चाइना में अपनी निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद हैं। स्काइप पे वो हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, ओवरऑल बात करें सियासत की तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इत्तेहादी जमातें इलेक्शन करवाना चाहती हैं, उसके लिए तैयारियाँ भी कर रही हैं, तमाम सियासी जमातें मुतहरिक भी हैं। और साथ में नून लीग के बारे में ये कहा जाता था कि नून लीग एक लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है। नून लीग उसमें कितनी कामयाब हो पाई है, क्योंकि आगे इलेक्शन जो हैं वो सर पर है। उसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मैदान में आ चुकी है। कौन सी पार्टी कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होगी और कितना टफ टाइम होगा, इस पर बात करेंगे। कितना चैलेंजिंग होगा ये आने वाले इंतखाबात, और इसके अलावा बजट के हवाले से भी थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। ताजर बरादरी के बजट को लेकर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खुश हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद स्टूडियो में। उनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ ज़ुबैर, PMLN ट्रेड विंग के अहदेदार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद अहमद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, वही चेहरे जो तहरीक इंसाफ में थे, वहाँ पर 4 साल इन्होंने हुकूमत की इंटर्नशिप करते रहे, या वही चेहरे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भी चले गए हैं, तो जब इक़्तिदार में थे तो इन्होंने आवाम को कितना इंसाफ दिया था, जो अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान में जाके हमें इस्तेहकाम देने के चक्करों में, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो भी कोई नई पार्टी बनाता है वो बड़ा अच्छा काम करता है। कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो पहले से पार्टीज़ हैं जो कि इक़्तिदार में रही हैं, हुकूमतों में रही हैं और डिलीवर नहीं कर सकी, और गुर्बत है बहुत, और बेरोज़गारी है, तालीम इलाज नहीं है, तो अगर एक नई पार्टी आती है और वो कहती है मैं कुछ करना चाहती हूँ और लोग भी उसके अंदर जाते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन बहसों में नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से थे और किस से नहीं थे, फिर इसमें किसके हाथ नहीं रखे हुए। आप देखें ना, इमरान खान जो, आप देखें ना, जो आपके साबिक वज़ीर आज़म हैं, ये क्या बातें करते थे पहले कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आखिरकार तो उन्होंने बाकी पार्टी से लोग लिए ना, इलेक्टेबल्स लिए और अपनी पार्टी बनाई, और फिर उन्होंने जो कुछ किया वो भी सबके सामने है। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी लोग आते जाते रहते हैं, कई दफ़ा लोग इधर से उधर चले जाते हैं। मुस्लिम लीग काफ अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से निकली हुई है, तो ठीक है, इस तरह होता है। मेरा मसला थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मुझे लगता है इस पूरे सिनेरियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ वो ये है कि ये सारे लोग हैं अमीर कबीर लोग। इनमें मिडिल क्लास के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, इनमें गरीब लोग तो मिलेंगे ही नहीं आपको, मतलब मजदूर किसान तो मिलेंगे ही नहीं। तो अगर कोई पार्टीज इस कंपटीशन में नहीं बन रही ना, अगर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आम लोगों के राइट्स की बात हो और वो आम लोग ही कर सकें उनके लिए, जब तक ये नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा। और मुझे नहीं लगता कि आम लोगों के लिए कानून तो बन जाएंगे, लेकिन कानून पे जो बनते हैं पार्लियामेंट में उन पे अमल दरामद नहीं होगा। मियां ज़ुबैर साहब, आपका टेक इस पर क्या है? इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से एक तो बता दें, दूसरा ये कि बाकी पार्टीज उनसे रब्ता कर रही हैं, ये जो PTI के मुनहरिफ हुए हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद छोड़ दिया। नून लीग के हवाले से अगर देखें तो वो इन इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में लेने की जानिब इतना ज़्यादा उनका रुझान नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी आगे बढ़कर उनको तस्लीम किया, इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी चले गए। नून लीग का क्या इस पर रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, बहुत शुक्रिया आपका और पब्लिक न्यूज़ का कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए बुलाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलाशुबा मैं मुत्तफ़िक हूँ जवाद भाई की बात पे कि हर एक का हक़ है इस मुल्क में सियासी जमात बनाने का, लेकिन रियासत मदीना बनाने में नाकाम हुए और अपने अपने घोंसलों से उड़ के ये दूसरे घोंसलों में गए। ये वापस अपने घोंसलों में नहीं आए, बल्कि एक तीसरे घोंसले की तलाश में कहीं और निकल आए। ये सियासी बैसाखियाँ ढूंढने वाले लोग होते हैं और इन्हें कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इनका हक़ है। वही फिरदौस आशिक अवान है जो 33,000 वोट से हारने के बाद भी हमारे सर पे मुसल्लत रहीं, और वही बहुत से नाम ऐसे हैं आपके सामने जो आ रहे हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, ज़रई मुल्क है, यहाँ पे बहुत फसलें जो हैं वो पैदा होती हैं, तो एक और सही। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम इस वक्त इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फ़ायदा होगा, वो आप लोग की स्पेस लेंगे, ज़ाहिर है आगे चलकर अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो काफ़ी टफ टाइम होगा। फ़ायदा किस तरह से नहीं होगा? फ़ायदा इस तरह से देखें, जो टफ टाइम जो हमें पहले हमारे सामने था और जो एक्सपोज हुआ, उससे ये बहुत इजी टारगेट है, ये इतना बड़ा टारगेट नहीं है हमारे लिए। और जो इलेक्टेबल्स की बात होती है वो आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें हटाया गया था और जिस तरह से ये लोग लाए गए थे,
तो आपके सामने है सारा, आप देखेंगे इलेक्शन में जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। क्लीन स्वीप करेंगे। डॉक्टर साहब का इस पर टेक ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, इस्तेहकाम पाकिस्तान नून लीग में आगे चलकर जम हो जाएगी या किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, जो पार्टी जीतेगी उनके साथ चलेगी, या फिर क्या मुस्तकबिल होगा? अच्छा, पहले मैं अपनी टेक दे देता हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ, उसके बाद फिर सवालात पे आ जाऊंगा, क्योंकि आदत क्योंकि सवालात की है और सवालात तो ज़रूरी है। ऑब्वियसली। मेरा जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, उसकी आप कुछ मामलात को देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें और जिस तरीके से लोग आए हैं, यानी अभी जिक्र हुआ फिरदौस शाशिक कमान का, फवाद चौधरी का, एंड बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि आपने अभी नाम लिए। तो ये सब वो लोग हैं जो कि नजरियाती तो थे ही नहीं। इसके बाद जो जहांगीर तरीन साहब हैं, वो उन्होंने ये पहला कॉन्सेप्ट दिया था जिसके अंदर जो है वो इलेक्टेबल्स को तोड़ना कैसे है। और इसी तरीके से सब वो लोगों को ऐलान किया गया कि जो लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, यानी वो इस हालत और इस ताकत के और इस पैसे के और इस निज़ाम के होंगे कि उस हलके के अंदर इतना पैसा लगा के वो रिजल्ट्स ले लें। और असल मामला जो होता है ना, आपने देखा होगा कि वैसे तो नून लीग ने भी जो बजट पेश किया है, उस या नून लीग कहते हैं या पीडीएम कहते हैं, उसमें भी एमएनए फंड रखा गया। तो मेरा अभी एक बड़ा सवाल मैं पेश नहीं करना चाहता कि 30% और 50% उन फंड्स में से कहाँ जाता है, क्योंकि ये खेल बहुत बड़ा और पुराना है। लेकिन मुस्तहकम पाकिस्तान जो है उसको वो बनना था आपके मुनज़्ज़म निज़ाम से, आपके जो है वो मैनिफेस्टो से, आपके बाकी तरीकाकार से। अभी तक कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें, जैसे जवाद अहमद साहब अकेली पार्टी की आवाज बने हुए और वो सब कुछ चलना चाहते हैं, सही निज़ाम के साथ चलना चाहते हैं, मैनिफेस्टो के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान मेरा ख्याल में या तो करिश्मा और या फिर अपने इलेक्टेबल या जो पोलिंग की साइंस है उससे बाहर ही नहीं निकली। यानी इलेक्शन के दिन से 2 दिन पहले फैसले होते हैं कि कितनी बरादरियां और कितने जो है वो मामलात कितना कुछ लेकर और ले देकर कितने लोग किस तरह बिकेंगे। तो ये पोलिंग साइंस आप याद रखें कि पाकिस्तान से मुझे अभी तक जो है वो इतनी अनएक्सेप्टेबल नहीं लग रही है, अभी तक एक्सेप्टेड लग रही है। क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन साहब अगर वहाँ पे करते हैं तो यूँ देखें कि 16 के करीब जो सीटें हैं वो आपके जनूबी पंजाब में देख लें। मुझे तो उनकी अपनी सीट जो है लोधरा, वो पहले तो हाथी भी नजर आ रही थी, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं और उसमें जो मैं देख रहा हूँ उसमें लोधरा की सीट अगर उनको जितवा दी जाए तो, लेकिन अगर मखदूम अहमद महमूद वगैरह देख लें वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी वाली साइड में। तो उस तरीके से जो इलेक्टेबल्स हैं उनका भी जो है वो इसका सारा क्रेडिट जो है वो अब जरदारी साहब को देंगे। और नून लीग कहाँ खड़ी है, नून लीग इस टाइम नून लीग कहाँ पे खड़ी है? मियां जुबैर साहब से ये जान लेते हैं। मियां जुबैर साहब, जिस तरह से आप लोग नून लीग का नारा था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये नारा अवाम में जाने के लिए अगले इलेक्शन के लिए काफ़ी होगा, बाकी जमातों की पोजीशन तो बरकरार है, नून लीग कहाँ पे खड़ी है? मारिया, मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम को आप लोगों ने बहुत अवेयर कर दिया, इतनी अवेयरनेस दे दी है मीडिया ने कि एक रेडी बांध से अगर आप सियासत की बात करेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल बता देगा कि क्या सूरत हाल चल रही है। ये बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने सियासत में बहुत ज़्यादा मिच्योर कर दिया हम लोगों को। उन्हें सारा पता है कि ये लोग आए, इन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया, उससे पहले नून लीग का साथ नहीं दिया, फिर काफ लीग में चले गए। इस मरतबा जो आवाम है वो ये देख रही है कि जो लोटाइज़म है ना, उसको इन्होंने, आप देखिएगा हमारी सियासत भी जो आगे जाएगी, हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास लोटे ना आए। और आपने यही बात आपने कहा, देखिए आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हाउसफुल है। हमें क्योंकि सियासी जमात है, पूरे पाकिस्तान से हमारे उम्मीदवार मुकम्मल हैं और जिन लोगों ने काम किया है हम उन्हीं लोगों को इंशाल्लाह आगे लेके आएंगे। तीसरी बड़ी अहम बात ये थी कि हम कहाँ खड़े हैं, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का जो जगह है वहाँ खड़ा है। एक फितना आया था, उसने आके पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हुआ, एक्सपोज हो गया और उसने हमारे शोहदा के साथ जो खेल खेला वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखी और बहुत तेज़ी से लोगों के नज़रियात तब्दील हुए। तो अल्लाह का शुक्र। अगर मैं आपसे करूं कि इस टाइम पर आप जो पीडीएम है वो जो इलेक्शन का टाइम है वो क्या होगा, और इसके बाद जब आप देख रहे हैं उसमें आपने 2 थॉट्स में देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल डायरेक्शन अपनी अलग पकड़ रही है, और जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो डायरेक्शन है वो ये है कि किसी भी तौर पे जो है वो इलेक्शन ना हो। पीपल्स पार्टी का अगर आपने देखे वो एलएनजी और उन्होंने जो ऑयल वाला मामला है वो किया तो नून ने है बज़ाहिर, लेकिन उनका टिल्ट जो पैराडाइम शिफ्ट है
वो एक किस्म का जो है वो हमारा दूसरे ब्लॉक की तरफ होना शुरू हो गया। तो आपको लगता है कि आप किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उसमें जो है नून लीग और तरफ और पीपल्स पार्टी और तरफ जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हम लोग एक इलाहाक में हैं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि हमारे वो शुरू से हम आपस में अपोटेंट हैं, लड़ते रहे हैं, और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव मजबूरी थी। लेकिन आने वाले इलेक्शन भी हम एक दूसरे को जो है इस तरह ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ेंगे और जमहूरियत हमारी जो है चलेगी। जो आपने ऑयल की बात की तो मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल तरीन हालात में हमने हुकूमत ली, और क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी जो धारा था वो बड़ा संगीन तरीन सूरत हाल उसका बन चुका था। इंटरनेशनल लेवल की सियासत जो थी वो तब्दील हो रही थी। अमेरिका चाइना ग्रुप बन रहा था, लॉबी इधर तुर्की, चाइना, ईरान और अफगानिस्तान जो था वो कटा हुआ था। तो क्योंकि पाकिस्तान जो था हमारा शुरू से झुकाव अमेरिका की तरफ था, अमेरिका ने हमें खिलाया है। आज आप देख लें, IMF को देखें कि वो किस तरह से खेल खेल रहा है इंटरनेशनल सियासत में, वो शायद इंतज़ार कर रहा है। मुझे याद आया कि जवान साहब से भी ये सवाल कर लेता हूँ। जवान साहब, आप क्या देखते हैं कि 30 जून जब खत्म हो गया, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो आप ये देख रहे हैं कि IMF आपके पास नहीं आया, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नहीं मिली, और ये भी आपको पता है कि इसके बाद जो है वो एक खास किस्म की एक्सरसाइज शुरू होगी जो श्रीलंका के साथ हो चुकी, और पाकिस्तान ने अगर ये 9th 10th 11th रिव्यू ले लिया इकट्ठा, तो फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान एंड डिफॉल्ट की कंडीशन में चले जाएगा। आप उसको किस तरह देखते हैं और ये सारी PDM की पार्टीज इसको किस तरीके से देख रही हैं? पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान ऐसी स्ट्रेटेजिक हमारी जो पोजीशन है, जो जियोग्राफिकल पोजीशन जो है, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ऐसे मुल्क को जो कि इस मुल्क के दुनिया के अंदर मोनोपोलाइज करता है चीज़ों को, जैसे अमेरिका है, इवन चाइना उस पोजीशन में आ रहा है, आ चुका है बल्कि काफ़ी हद तक। अभी जो आपने देखा है कि उन्होंने जो वो ब्रिक्स बनाया है, वो जो एक बैंकिंग सिस्टम है, और फिर ये जो डॉलर को एक बहुत बड़ा एक दे रहे हैं कंपटीशन, तो चाइना और अमेरिका नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एटमी मुल्क है, और उसके साथ साथ फिर जहाँ पे ये सिचुएटेड है, इस तरफ रशिया है, इस तरफ हमारे अफगानिस्तान है, ईरान है, मतलब बहुत ज़बरदस्त एक जगह पे इंडिया है। तो मैं थोड़ी सी बात आपको, मैं थोड़ी सी और कर लूँ डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात और कर लूँ। तो मुझे नहीं लगता कि एक तो ये इसलिए डिफ़ॉल्ट कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चाहते हैं, जैसे घर में होता है ना कि वालिद साहब कहते हैं या वालदा बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें ख़र्चा कौन देगा इस दफ़ा, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कहते हैं हमसे ज़्यादा ले लें, लेकिन जो अच्छे बच्चे नहीं होते वो कहते हैं यार ऐसा करें कि कोशिश करें कि मेरे से ना जाए, तेरे से चला जाए, तेरे से नहीं उससे चला जाए। तो उस चाइना जो है $2 अरब अगर दे दे पाकिस्तान को, क्योंकि $6 अरब की IMF ने कहा है कि ये इतना होना चाहिए आपको रिजर्व में, तो अगर वो दे दे तो अब चाइना रिलक्टेंट है, अगर वो दे दे तो ख़त्म हो जाएगी बात, IMF के साथ आपका मुआहदा हो जाएगा। $6 अरब का जो है वो कर्ज देना है, वो भी जी मुझे पता है, और पूरे साल के अंदर तकरीबन $22 अरब है। अगर हम ये नहीं दे पाते तो टेक्निकली नहीं, डेफिनेटली डिफॉल्ट जाते हैं, और आपको पता है कि हम ये पैसा नहीं दे सकेंगे। और जो सऊदीया और चाइना से आप बात कर रहे हैं वो 3-3 अरब रुपए दे भी दे, और इसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आप देख लें कि जो अगर आप UAE के ऊपर, सऊदीया के ऊपर और चाइना के ऊपर कितना इन्हिसार कर सकते हैं, तो हमारी सस्टेनेबल आइडिया हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, पॉलिसीज की जरूरत है। हम यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जिस तरह से जवाद अहमद चेयरमैन बराबरी पार्टी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, उस पर उन्हीं का मजीद टेक लेते हैं। जवाद अहमद साहब, ओवर टू यू। देखिए, मेरा दिल भी यही करता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे, और मुझे यकीन है कि वो कर भी नहीं सकता। मैंने उसकी कुछ वजूहात पहले बता दी हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, देखें पाकिस्तान जो है ना वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुल्क है इस लिहाज से कि यहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, आवाम भी बहुत ज़्यादा है। हम तकरीबन इस वक्त 25 से 26 करोड़ कहते हैं लोग हम हो चुके हैं। पाकिस्तान का मसला ये है, इसका ये है कि इसके वसाइल पे जो काबिज़ हैं वो बहुत कम, 1-2% लोग हैं जो उसके ज़राए पैदावार पे काबिज़ हैं। वो टैक्स वैक्स भी नहीं देते। टैक्स नेट हमारा जो है वो इतना छोटा है। सिस्टम फेलियर है ना, अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे तो जी, तो इसलिए वो जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट करेंगे, मुझे लगता है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
रेडिकल मेजर्स लेने पड़ेंगे रियासत को इसके लिए कि पाकिस्तान के अंदर इसके अपने अंदर से रेवेन्यू कलेक्शन की जाए, दूसरी तरफ कुछ होल्ड किया जाए कर्ज़ों को, और ये सिर्फ रियासत कर सकती है। मैं इमरान खान का जो दो बातें अगर आपसे सवाल के दौरान में पूछ लूं, जी जी, तो एक तो आप तरीका बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा रेडिकल तरीका है। आप यूं समझ लें कि 180 डिग्री पे नहीं जाना पड़ेगा, हमें 360 डिग्री पे जाने पड़ेगा। मैं आपकी बात से एग्री कर सकता हूं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि हम अपना डोमेस्टिक जो है वो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? फिर जिस तरीके से इतना ज्यादा टैक्सेस जो है वो आम आवाम पे लगा दिया, और 902 के करीब जो है वो टैक्सेस हैं, और तकरीबन 3000 अरब रुपए के करीब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो जिस तरीके का बजट आपको दिया गया है उसमें टोटल ज़राअत को जो है वो एग्जाम्पशन दे दी गई है, और उस एग्जाम्पशन के अंदर सबसे बड़ा जो है वो उन्हीं जर और जरदारों को फायदा होगा जिनकी तकरीबन 8 खानदान है, और उनके पास सारी की सारी 65% जो है वो जायदाद उनके पास है। और खालिद बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके मैं बहुत हाकिम हूँ क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी तरफ से जा रही हैं, लेकिन उनकी 2,05,000 एकड़ उनके पास जमीन है। तो आप इस तरह लाइकवाइज अगर आप देखना शुरू कर दें तो ज़राअत का फायदा तो उनको, बड़ा फायदा तो उनको होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोग आप। हमारे वहां पर पहुंचेंगे और हमारा ये बनाएंगे। आपके ज़हन में क्या ढांचा है कि हम पाकिस्तान में वो रेजिलिएंट तरीके से सर्वाइव कर जाएगा? आपने मुझसे जो पूछा है ना सवाल, उसके अंदर आपने खुद ही जवाब भी दिया है, क्योंकि देखें आप और मैं दोनों मिडिल क्लास के हैं। मिडिल क्लास के लोग जब ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं ना तो उनको बात समझ आ जाती है, क्योंकि हमने तो कोई होल्ड नहीं ना किया हुआ बड़े बड़े लैंड, पीसीज ऑफ लैंड, या कोई इंडस्ट्रीज तो नहीं चलाते ना, हम ना अदारे चलाते हैं, हमें पता है मसला है कहाँ पे। मुझे लगता है लैंड रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है। देखिए इस वक्त अगर रियासत इतनी तगड़ी है कि वो जो कुछ हुआ है 9 मई के बाद, अगर इस मुल्क के अंदर रियासत जो है वो ये करना चाहे तो वाहिद वो अदारा है जो ये कर सकती है। अदारा का मतलब ये कि रियासत एज अ होल, रियासत के अंदर भी इदारे होते हैं, आपको मालूम है। तो ये सब अदारे जो हैं इनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिफॉर्म्स होने वाले हैं वो इलेक्टेबल्स के हवाले से हैं। हमारी पार्टी तो खड़ी इस बात के ऊपर हुई है कि इस पूरे पाकिस्तान के ये एक फरसूदा और गले सड़े निज़ाम के अंदर से इलेक्टेबल्स और पैसे की सियासत को बाहर निकाला जाए, ताकि आम लोग आएँ और वो फिर कहें पाकिस्तान कैसे चलाना है। तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म ज़रूरी हैं। अगर रियासत करना चाहे आज तो कर सकती। अब तो मैं कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहा हूँ, बड़ी अजीब सी बात है, डायकोटमी है ये पाकिस्तान की, कि जो काम इधर होने वाले हैं ना वो ये तो करेंगे नहीं, ये तो जागीरदार सरमायादार हैं सारे जो कि पॉलिटिक्स में, तो बाकी लोग जो हैं वो लोग जो अदारे हैं वो भी इस तरफ नहीं आते। ना परवेज मुशर्रफ ने किया, जब वो आए तो वो डिक्टेटर के तौर पे आए थे, चले काला बाग डैम भी बना लेते, वो बना सकते थे। ये तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो आए उनसे ये भी नहीं होता। तो देखिए रियासत को रेडिकल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, रेडिकल रिफॉर्म्स के बगैर कोई तरीका नहीं है। जुबैर साहब से उनका टेक ले लेते हैं। जुबैर साहब बताएगा कि विफाकी बजट जिस तरह से पेश किया गया है उसी बजट के उसी हफ्ते में ही 34% महंगाई हम देख रहे हैं। तो एक तरफ तो हुकूमत ये दावा करती है कि हमने तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है, तो ठीक है, ये तो मिसाल इसी तरह ही है ना कि अगर आप किसी को 20 रुपये देते हैं और 35 रुपये आप उसकी जेब में से निकाल लेते हैं, 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा है। महंगाई के हवाले से हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है कि किस तरह से कमी होगी, क्या कहेंगे? पहले अब हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हम पैसे कहाँ से इकट्ठे करते हैं, पाकिस्तान में पैसे आते कहाँ से हैं, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। हमारा जो तेल की प्रोडक्शन है उनमें कमा के और पेट्रोल बेच के आवाम का खून निचोड़ के पाकिस्तान को चला रहे हैं। सबसे अहम नुक्ता है, इतने कठिन तरीन वक्त में जो बजट पेश किया है वो अल्फाज का गोरख धंधा तो ज़रूर होता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमारी ये बड़ी मुख्तलिफ हैं। हम उस दहाने पे खड़े हुए हैं जहाँ पे बहैसियत कौम, मिन हासिल कौम, सबको इकट्ठा होकर ना हमें चलना पड़ेगा। हमें जो है टोलियों में बांट के, और जो ये 3-3.5 साल का फितना आया हमारे ऊपर और अजाब डाल गया पूरे मुल्क के ऊपर, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स में जो कुछ इन 10 महीने में हम लोगों ने लोगों से मुआहदे किए, सब कुछ हुआ। एक छोटी सी बात मैं करता चलूँ, हमने गवादर पोर्ट शुरू की थी हमारी। आप ये देखें कि गवादर पोर्ट, सिर्फ चाइना की बात अगर करें तो चाइना, अमेरिका साहब बहादुर अभी खुद डिफ़ॉल्ट होने वाला था, वो खुद डिफ़ॉल्ट होने वाला था जो हमें डिफ़ॉल्ट करने के दर पे बैठे हैं। तो चाइना का 33,000 बिलियन डॉलर उसने कर्ज देना है, सिर्फ अमेरिका ने चाइना का। अच्छा, चाइना दुनिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, मुस्तहकम लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, और चाइना का जो बेसिक मसला है उस पर
पेट्रोल नहीं है उनके पास। और जिन इलाकों से चाइना पेट्रोल मंगाता है वो अमेरिका और इंडिया के ज़ेर असर हैं। चाइना के लिए ग्वादर इसलिए बहुत अच्छा है कि हमारा प्लान है कि हम अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान से पेट्रोल लेके और चाइना को देते हैं, तो चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसमें हो रहा है। $25,000 यौमिया चाइना ने हमें इशारा दिया है कि मैं इस हद तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकता हूं अगर मुझे तेल प्रोडक्ट मिल जाए। $30 करोड़ सिर्फ एयरपोर्ट के लिए देने को तैयार है। चाइना की वो अपनी बसात के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है। जो जवाद ने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा ख़ित्ते में बिठा दिया है, हम सब की ज़रूरत है। पर प्रॉब्लम हमारे अंदर ये है कि हम आपस में हमारे यूनिटी नहीं है। हम लोग बहुत जी प्लीज़ आप फरमाइए। इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो एक जवाब साहब का पॉइंट था, मैं उसके ऊपर लेना चाहता हूँ। मुशर्रफ साहब ने जब सर नेशनलाइजेशन की थी तो उसमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि हुकूमती हुजूम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। अगर मैं 212 जो है जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं, यानी जिसके अंदर आपका सफ़ेद हाथी जो है स्टील मिल वो भी आ जाता है, और इसके अलावा 90 मिलियन का नुकसान करने वाले PIA भी आ सकता है, तो आप यानी आप 212 टोटल कर रहे हैं सर, ये 2.7 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं। तो इन 2.7 ट्रिलियन को जो है इसका टोटल मार्कअप या यील्ड जो है वो 1% नहीं निकल रहा। किसी हुकूमत PDM के पूरी ताकत के पास ये ताकत नहीं आ सकती, कोई भी जमहूरी हुकूमत के पास ये ताकत नहीं है कि इन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का मर्जर प्राइवेटाइजेशन से करा दे। सर प्राइवेटाइजेशन को आप ऊपर क्यों नहीं देना चाह सकते? इसके अंदर क्या जो मामलात हैं या हिंड्रेंसेस आती हैं कि आप इन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को नहीं छेड़ पाते, और अगर किया तो आपके ऊपर करप्शन के केसेस बन जाएंगे। डॉक्टर साहब ये आपको भी पता है, आप मुझे अच्छा लगा है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये डीपर बातें हैं और हम करना चाहते हैं। ये देखें, ये जो मुल्क है ये किन के हाथ में है? ये एक तरफ तो आप कहते हैं ना जी ये एक अदारा, सब लोग कहते हैं ये अदारा चला रहे हैं जी इस मुल्क को, और ये, लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे जगीरदार, सरमायादार, माफियाज हैं जो कि ये मुल्क जो है इसके अंदर वो पैसे बना रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या प्राइवेटाइजेशन इसके बगैर, इस असूल के बगैर हो सकती है कि जो प्राइवेटाइज आप करेंगे और किसी को ओनरशिप देंगे उस स्टेट एंटरप्राइज की, वहाँ पे वो प्रॉफिटेबिलिटी कर सकेगा? अगर उसको लगता है वो नहीं कर सकेगा, वो नहीं लेगा। तो मैं तो आपको साफ बात बता रहा हूँ कि सिंपल, जैसे मैंने पहले कहा लैंड रिफॉर्म्स, मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भी रियासत को करने पड़ेंगे। कई दफ़ा हम ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं, बहुत से मुल्क आते हैं, और इवन चाइना, आप मुझे बताइए चाइना हम करते हैं, चाइना क्या है? चाइना है स्टेट ओन्ड कैपिटलिज्म। चाइना के अंदर प्लान्ड इकोनॉमी होती है। पाकिस्तान तो क्या कौन सी प्लान्ड इकोनॉमी है? अनप्लान्ड इकोनॉमी है। और किसके हाथ में है? आपके पॉलिटिशियंस के हाथ में है। और पॉलिटिशियंस कौन है? अरबपति खरबपति लोग हैं, और वो लोग जो करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनकी पार्टीज जो हैं वो अरबों रुपए के प्रोपेगेंडा मशीनरी 5-5 साल करती हैं इलेक्शन से पहले जो उनका टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है तो वो तो आप कर नहीं सकते, नहीं कर पाएंगे। आपको आखिरकार मामलात है, कार्टेलाइजेशन करते हैं। चीनी जहां के ऊपर शुगर पैदा होनी चाहिए सर, वहां पर कॉटन पैदा करते हैं, और कॉटन को हटा दिया गया, शुगर पैदा गन्ना लगाया गया क्योंकि वो सस्ती क्रॉप थी। और ये आइडिया भी जहांगीर तरीन साहब का था, और वो सरमायादाराना ज़हन से यानी लोगों को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आप देखिए ना, बिल्कुल मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। देखिए जितने ये सरमायादार हैं हमारे पाकिस्तान के, ये पहले जो जगीरदार थे वो सरमायादार बन गए। इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने ज़ियाउल हक के ज़माने में अपनी ज़मीनें बैंकों के अंदर रखवा के इन्होंने पैसे लिए और उससे इंडस्ट्रियाँ लगाई। मतलब इस मुल्क का ये हाल है कि नेचुरलिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो अब दोनों हर चीज़ के मालिक हैं। मसला ये है कि मुझे इस मुल्क के अंदर एक ही बात बार बार मैं कहता हूँ नौजवानों को कि यार आपको अपनी पार्टी बनानी चाहिए। क्यों कहता हूँ? क्योंकि देखिए आम लोगों के हाथ में पावर है नहीं। जिनके पास है वो प्रॉफिट के ऊपर चलना चाहते हैं, रियासत को वो इंडस्ट्रियलाइज करना ही नहीं चाहते। रियासत के अंदर कैश क्रॉप्स के ऊपर पैसा बनाना चाहती है आपकी जगीरदार, और ये टैक्स देते नहीं है। कोई जमींदार, बड़े जगीरदार टैक्स नहीं देते, आपको माजरी टैक्स ही नहीं है। ठीक है, यहीं पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, डिस्कस कर रहे थे हम इक्तिसादी मामलात और सियासी मामलात। मियां ज़ुबैर साहब, इक्तिसादी तौर पर अगर बात करें तो बहुत ही खुशाइन बात है कि रूस से हम खाम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब खाम तेल की एक तो बात की जाए कि अरब ममालिक के तेल में पेट्रोल जो होता है
वो 30% है। फर्नेस ऑयल अगर देखे जाए तो उसमें 42% होता है, जबकि रूसी तेल जो हम इंपोर्ट करेंगे उसमें पेट्रोल होगा 15% और फर्नेस ऑयल होगा 50%। तो फिर सर बचत कहाँ होगी? फिर हमें खाम तेल के लिए अरब ममालिक को ज़्यादा सूट करते हैं या फिर रूस ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होगी। तो गुजारिश ये है कि आपने फरमाया 15% पेट्रोल और बाकी फर्नेस ऑयल है। हमें फर्नेस ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे ज़्यादातर यूनिट्स जो बिजली के हैं वो फर्नेस ऑयल से चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए सूटेबल है। हमने इसको बेहतरीन प्लान के मुताबिक इसको तरतीब दिया और हमने बेहतरीन रेट के ऊपर इसको उठाया। ये तो आपके सवाल का जवाब। मैं डॉक्टर साहब के एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मेरा अपना नुक्ता नज़र है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जरदारी के पास 2,05,000 एकड़ ज़मीन है और ये माफिया जो भी होते हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक इंसान है जो बड़ा आदमी है और उसके पास 2-4 लाख एकड़ ज़मीन है, हारियों के पास होनी चाहिए, गुरबा के पास होनी चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर कि अगर वो 2.5 लाख एकड़ ज़मीन रखता है और एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, उसको बीज की परेशानी नहीं है, उसको खाद की परेशानी नहीं है, उसको लेटेस्ट तरीन मशीनरी की परेशानी नहीं है, वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करता है, मुल्क में बेहतरीन फसल पैदा करता है और पाकिस्तान के लिए काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन है। उसके मुकाबले में दूसरे लोगों को जो है गवर्नमेंट से पैसे लेने पड़ते हैं, उनको जनाब खाद के लिए लोन लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बड़ी पार्टी इस किस्म का काम करती है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए कतई नज़र कि वो हमारा एक हरीफ जमात है या हमारे साथ मिला हुआ है, वो एक अलग इशू है। लेकिन नुक्ता अगर आप देखें एज अ बिज़नेस मैन के तौर पर सोचें तो अगर एक बड़ा ग्रुप किसी चीज़ को जब चला रहा होता है तो वो अच्छे तरीके से उसको चला सकता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ज़रूरी जो मामला है इनको टैक्स तो देना, जी जी वो सब टैक्स तो देना, वो इशू अलग है। टैक्स ही नहीं देते सर टैक्स को लेना गवर्नमेंट वो जरी टैक्स क्यों नहीं लगाते अपने ऊपर? जवाद भाई असल बात मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि चलें बड़ा अच्छा है जी, टैक्स बात होना ये है कि चाहिए, भाई आप टैक्स तो देना, वो तो बहुत जरूरी है कि टैक्स तो सबसे पहले। आपके यकीनन आपके ये में होगा कि जो ज़राअत का जो टैक्स है वो पंजाब गवर्नमेंट लेती है, आपके इल्म में है? जी जी फरमाइए। अच्छा, पंजाब का टैक्स जो है वो सारा का सारा जो है वो टैक्स लेते हैं, लेकिन वो एफबीआर में जमा नहीं होता। इसी तरीके से अगर ये एफबीआर में नहीं जमा होता तो हमारी हुकूमत के जो है वो टैक्सेशन पॉलिसी का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ज़राअत की अगर लैंड रिफॉर्म्स अगर हमने नहीं किए और आपको पता है कि 10 साल पुराना बीज अब तक आता रहा और अगर अब हम इंपोर्ट करने भी लगते हैं और इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं होती तो हम ज़राअत को बढ़ा कैसे सकते हैं? सोयाबीन जो था वो आपने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो है वो 1 लाख जो है वो 100 मिलियन तक जो है वो अवेलेबल था। उसी के बाद जैसे ही पहले मतलब बशीर चीमा साहब ने कहा कि वो अलाउड नहीं और उसके दूसरे अरसे बाद जैसे ही वो 2 बिलियन पे गया तो वो अलाउड हो गया। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने फायदे की वजह से पॉलिसीज को जो है वो फ्लेक्सिबली मेंटेन क्यों कर लेते हैं? अच्छा, सबसे बड़ी जो बात है वो कुछ हमारी हुकूमत के मामलात भी हैं, लेकिन हम चैम्बर की तरफ से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज़ करें कि हम लोग ने एक नया वीडियोस हम लोग लॉन्च किए, हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन की तरफ से बात करें क्योंकि उधर भी थोड़ा ताल्लुक़ है। हमने गन्ने की पैदावार के लिए राउंड सर्कलिंग उनको हमने मुतारिफ़ कराया, जो सारे इंडिया में ये काम हो रहा है। यानी कि गन्ने की पैदावार अगर आप देखते हैं कि 15 मन है किसी की, अगर आप राउंड सर्कलिंग में करते हैं तो 28 मन है। वो राउंड में सर्कल लगाते हैं, गन्ना उसको जाके बांध देते हैं। उनका एक फार्मूला है कि इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है और बहुत से ममालिक में हो रहा है। हम जब लोगों को बताते हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल हैं इस मुल्क के साथ, हम तो तरक्की याफ्ता तो नहीं है। निचले दर्जे के जो किसान हैं उनको कितना हम लोग कर्ज दे रहे हैं, उनको बीजों पर कितनी सब्सिडीज दे रहे हैं, उनको फर्टिलाइजर। ये पीएमएलएन का मैनिफेस्टो नहीं है, इसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। अच्छा, मैं आपसे मेरा दूसरा बिल्कुल ठीक, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं इस पे बात थोड़ी सी करना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। देखिए, 2 बातें सिंपल हैं। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता और ये डॉक्टर साहब आपको पता है, मेरी आपसे बड़ी लंबी बात हुई थी, आपका और मेरा इस मामले में सिर्फ अलाइंड है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स अगर नहीं होते और लैंड रिफॉर्म्स अगर नहीं होते, पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये दोनों करेगा कौन? ये हिस्टोरिकल टास्क जो इस वक्त हमारे सामने है कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना, ये दोनों किए बगैर हो नहीं सकता। आपकी ज़राअत में जिद्दत नहीं आ सकती, आप ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। इनके हाथ में छोड़ा हुआ है तो ये तो करेंगे नहीं। इनको तो आप समझे हारी ऐसे मिले हुए हैं कि मैं आपको बताता हूँ, साउथ पंजाब में
11-11, 12-12 हज़ार रुपए पे लोग पल्लेदारी करते हैं, एक महीना में उनको इतने में आप दें और वो लगे रहेंगे आपके लिए वो जो जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह, तो इनको तो मिले हुए, ये क्यों इन्वेस्ट करेंगे? ये नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ये रियासत को आना पड़ेगा इस प्रोसेस में, ये मैं सिर्फ कहता हूँ। बनते जी, आपको पता नहीं आप क्या कहते हैं कि जो मंशूर बनते हैं सारे की सारे सियासी ताल्लुकात पे बनते हैं। अब जिस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स का टाइम आया था तो इन्होंने जरदारी साहब को खुश करना था और नून लीग अब ये काम नहीं कर सकती, और जब उनका टाइम आएगा तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और मियां जुबैर साहब से उनकी राय ले लेते हैं इसी पर। मियां जुबैर साहब, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मियां जुबैर साहब, इस पर एक तो टेक दे दें, दूसरा जिस तरह से ज़राअत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तीसरे दर्जे के किसान को हुकूमत जो है वो क्या सब्सिडी देती है बीज के हवाले से, फर्टिलाइज़र देख लें, और फिर जो प्लानिंग दी जाती है कि जो ट्यूबवेल है उनको सोलर पे मुंतकिल किया जाए, तो उसके लिए कर्जे क्या हुकूमत दे रही है, और बाकी रिसर्च के हवाले से भी हुकूमत जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल रिसर्च सेंटर है हमारे बने हुए हैं, और हम उनको दही इलाकों तक ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने जो है वो किसान के खेत तक सड़क का हमने प्लान किया था ताकि उसको मैक्सिमम जो है उसको लाने ले जाने की जो परेशानियां हैं, फिर मंडी में इजारादारी जो थी 2-3 जगह पे वो हमने ख़त्म करके बारदाने को हमने सस्ता किया। हमने बहुत कोशिश की कि जो गोदाम में जो माल स्टॉक कर लेते हैं, गंदम ख़राब कर देते हैं। फिर सबसे बड़ा एक अहम नुक्ता था वो ये था कि हमारे यहाँ इस मरतबा ये हुआ कि इन्होंने गंदम इंपोर्ट की, जिसमें खुसरो बख्तार का नाम भी आया और पेशाब इनका भी आया, हमारे तरीन साहब का चीनी के हवाले से। अब वो किस तरह इंपोर्ट की गंदम, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डॉक्टर साहब सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा कि गंदम जो है अब हुआ क्या है, असल केस क्या है गंदम का। हम गंदम पाकिस्तान के लिए हमारे पास वाफर मिकदार में और चीनी भी वाफर मिकदार में। अब होता क्या है कि हम कई मेट्रिक टन गंदम अपने गोदामों में रख के और एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान में। वहाँ तमाम कागज़ जो है वो बन गए, उनके एक्सपोर्ट हो गई, उसके ऊपर इन्होंने रिबेट ले ली। रिबेट लेने के बाद गंदम कहीं नहीं गई थी। ये जो केस हमने बनाया है वो केस ये है तमाम सॉलिड प्रूफ के साथ, वो कई हज़ार मेट्रिक टन गंदम इन्होंने अपने गोदामों में रख कर और उसको अफगानिस्तान के रास्ते चमन का बॉर्डर क्रॉस करवाया कागज़ों में करवाने के बाद उसका रिबेट हासिल किया जो अरबों रुपए में रिबेट बना, और उसके बाद गंदम गोदामों में रही। और तो बहुत बड़ी करप्शन है ना, इसी को तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम ये सारे मामलात को देखते हैं, आप पूरी बात करें गंदम फिर क्या उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, रिबेट लेने के बाद उस गंदम को पहले इन्होंने शो किया कि हमने इतने की एक्सपोर्ट कर दी, और फिर जब शॉर्टेज आ गई, गंदम गोदामों में थी, तो इन्होंने बहुत महंगी उसको इम्पोर्ट किया दोबारा, और वो भी कागजों में इम्पोर्ट किया। तो इसका बाकायदा जनाब हमने केसेस किए में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आटा महंगा क्यों हुआ सर, जब गंदम वो उन्होंने खराब गल सड़ जाता है ना आखिरकार, तो गोदाम में कितनी देर पड़ा रहेगा, क्या है कि वो बाहर क्यों नहीं निकाला? देखिए गंदम जब और बेचा क्यों नहीं, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी में बेचते हैं ना। हुआ क्या है, जब आपने 10 रुपए की गंदम गोदाम में रखी और आपने वो 40 रुपए की वापस सेल की, तो आटा तो महंगा होना है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो गंदम गई कहाँ जनाब? अगर इतनी वाफिर मिकदार में थी, गोदामों में भी थी, तो वो बाहर क्यों नहीं आई? फिर लोग आटे की लाइनों में क्यों लगे? फिर लोग चीनी के लिए शॉर्टेज क्यों हुई? वो आपका एक नुक्ता नजर है, आटा चीनी हमने आटा तो वाफिर में। मियां जुबैर साहब, लास्ट एक क्वेश्चन है आपसे, ताजर बरादरी खुश है इस वजह से जी आप रेशो बता रहे हैं साहब, उसके बारे में फरमाइए। ताजर बरादरी खुश है इस वजह से या नहीं? अच्छा, ताजर बरादरी के हवाले से आपने पूछा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में, क्योंकि हम समझते हैं हम पाकिस्तानी हैं, इन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता था। हमारे पास था ही कुछ नहीं, हमने जो कुछ किया। और एक और आपको बात बताऊं, अब कल हम तेल सस्ता कर सकते थे, लेकिन अपने कहाँ से पूरे करेंगे? जब बजट बनाया गया था तो ताजर मुशावरती अमल का हिस्सा थे और जी बिल्कुल बहुत सारे मामला, और कई ताजर बहुत इस मामले में खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि बहुत कुछ देखिए, हमने उन सब ताजरों को ऑन बोर्ड लिया, उनसे हमने कहा कि भाई देखो ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की बका की बात है, उसकी सलामती की बात है। तो बाकायदा हमने फेडरेशन को, इरफान इकबाल शेख उसके प्रेसिडेंट हैं, चैम्बर में काशिफ अनवर है। आप बजट के हवाले से लास्ट लाइन आपका टेक। मारिया, मैं तो बड़ी सिंपल बात करूँगा। अभी जुबैर साहब ने कहा हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, हमने ज़ख़ीरा कर लिया, इन्होंने हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप ज़रा बेशक आप देख लीजिए पीछे जाके, हम कौन है? मैंने तो नहीं किया, मारिया आपने भी नहीं किया। ये इस स्टूडियो में बैठे हुए कैमरा पे जो लोग हैं, ये सैलरीड लोग हैं ना, इनको पूछे महंगाई का क्या आलम है इस वक्त। हमने तो नहीं किया। ये जिन्होंने किया है वो हम में से है नहीं, और ये सिर्फ वही कर रहे हैं।
ये पाकिस्तान नहीं कर रहा, हम ना गए, चलिए ये जवाब भाई, हमने, आप ये आज अल्लाह पाकिस्तान करे की आप- आवाम नहीं कर आप रही। एक आधी ये सीट पैसे जीत लें, बनाने वाले तो लोग फिर हैं, पाकिस्तान में आप और ये भी पैसे बनाने पाकिस्तानी वाले सियासत लोग में आ जाएंगे आप भी ना नहीं, फिर। ये पैसे बनाने वाले लोग हैं, और इन्होंने अपने नुमाइंदे जो हैं वो रखे हुए हैं मैं पार्लियामेंट बात के करूंगा अंदर, इनके नुमाइंदे लास्ट जगीरदार और टाइम, सरमायादार लास्ट वहां टाइम, बैठे हुए लास्ट हैं, टाइम। और वो पाकिस्तान को चला रहे हैं। जब तक वो देखिए- चलाते रहेंगे अमीर लोग, इस मुल्क में गरीबों का कुछ नहीं बनेगा। सिंपल बात यही है, जब तक मैं समझ नहीं चाहता आएगी हूं- मैं गरीब दुआ- लोग मारे जवाद भाई, जाएंगे, मैं दुआ मरते दूं- रहेंगे ऐसे। दुआ कहूँ अल्लाह ताला आपकी पार्टी को अरूज दे, आप आएँ। देखिए ये दूर के डोल सुहाने हैं। जब आप पाकिस्तान में आते हैं, जब आप ग्राउंड रियलिटी, दो चीज़ होती है, कुछ लोग पैराशूटर्स होते हैं, कुछ ग्रॉस रूटर्स होते हैं। आपने एक तंजीम अपनी बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन तौर पे ग्रॉस रूटर हैं, शूर से आप काम कर रहे हैं। लेकिन जब हकीकत में इस दलदल में आता है इंसान, आपको ठीक पता है। लगता है ना, जब आप ठीक पूरा है सर, करते हैं तो दलदल साफ करने आए हैं टाइम की जनाब। कमी की वजह से हमें नहीं, इनफ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां जुबैर PMLN ट्रेड विंग के ओहदेदार हमारे साथ मौजूद थे, उनके अलावा चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ, इसी के साथ ही मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।